नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विनर इंस्टीट्यूट के स्पेशल एमपीपीएससी के इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग सेशन लेके आया हूं। ये अलग क्या है, आज 19 मई है और 19 जून को आप लोगों का एमपीपीएससी का प्री वाला पेपर है। तो अब एक महीने क्या करें, एक महीने कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति होना चाहिए, क्या आप कैसे प्लान करें चीजों को, उस विषय पर उन संबंधित सारे प्रश्नावली को लेकर आपके सामने आए हैं देवेंद्र सर, और आपके बारे में भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या ना करें, किस तरह से पढ़ाई करें और किस तरह से आप एमपीपीएससी प्री को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मंत्र है इस पीएससी को क्लियर करने का, वो ये मंत्र है कि शांत रहें, मन से बहुत रिलैक्स रहें, घबराएं नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आने लगती है, जो हमारा मनोबल है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, हमारी मनोस्थिति कमजोर होने लगती है और हमें कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि शायद हमारी तैयारी कमजोर है या शायद इस बार की पीएससी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इन सारे ख्यालों को अपने मन से निकाल देना है, मनोबल मजबूत रखना है, अपनी मन की स्थिति को एक अच्छी स्थिति में बनाए रखना है। और आप एक लाइन याद रखें कि मन से जीता तो जग जीता, मन से हारा तो जग हारा। अगर आपके मन में ही कहीं ना कहीं ऐसे एक भाव उत्पन्न होगा कि मुझसे नहीं निकलेगी, तो वो एग्जाम कैसे क्रैक करोगे। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि आपको मन में एक संकल्प लेना है कि नहीं, 19 जून को होने वाला पेपर मैं निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकती हूं, तभी आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो प्लान लेके आया हूं कि एक महीने 30 दिन में आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपकी तैयारी स्लो पोजीशन में चल रही थी, स्लो थी, धीरे थी, क्या उसमें तेजी ला सकते हैं? क्या किस तरह से जो बहुत ज्यादा घंटे दे रहे थे पढ़ाई को, क्या उसमें भी कोई बदलाव हो सकते हैं? इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो आज आपके लिए देवेंद्र सर क्या लाए? रामबाण अंतिम 30 दिनों की रणनीति। दोस्तों, रणनीति समझते हो ना आप? रणनीति, भाई किसी भी रण को बिना नीति के नहीं जीता जा सकता। जी हां, किसी भी रण को, किसी भी युद्ध को बिना नीति के, बिना योजना के जीता जा सकता है क्या? नहीं ना। तो सीधी सी बात है, आपको एमपीपीएससी के इस रण में उतरने से पहले कोई नीति, कोई योजना जरूर बनानी चाहिए। और जो योजनाबद्ध तरीके से मैदान में उतरता है वो हमेशा विजयी होता है। यह आपको याद रखना। विजय उसी को मिलती है जो एक नीति के साथ, एक योजना के साथ मैदान में भिड़ जाता है। यहां हथियार कितने धारदार हैं, कितने हथियार हैं आपके पास, इन सब की मायनियत तो है, इन सब की वैल्यूज तो है, मगर सबसे ज्यादा वैल्यू है आपका मन, आपका उस क्रैक करने को, उस एमपीपीएससी को निकालने की जज्बा, क्यूरियोसिटी कितनी है, कितने तन से, कितने मन से आप ये चाहते हैं कि आप उस चीज को निकाल लें जो आपने सपना देखा है खुद को वर्दी में, और यह सपना पूरा खुद आप स्वयं कर सकते हैं। इस चीज को आप ठान लीजिए कि आपको और एमपीपीएससी के बीच में अगर कोई रोक रहा है तो वो स्वयं आप हैं। तो देखिए आप क्या बता रहे हैं आपको सर को, अंत तक जरूर देखिएगा, सेशन को लाइक जरूर करेगा, मैं पर्सनल आपके जवाब दूंगा, ये बात की भी गारंटी है। जितने भी प्रश्न जरूर रामबाण लेके आए हैं, अंतिम 30 दिनों की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, टेलीग्राम से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हालांकि इसमें पीडीएफ जैसा कुछ है नहीं। देखिए, हम लोग बात करते हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेना, हथियार या अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सटीक रणनीति का होना। इतिहास हमें इसके 2 उदाहरण देता है, क्लाइव लाइड की विजय और इजराइल की 5 देशों पर विजय। ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इतिहास के हमने उन पन्नों से एग्जाम्पल उठाए हैं जो ये बताते हैं कि रणनीति, कि छोटा सा इजराइल 5 देशों पर विजय प्राप्त करता है, क्लाइव लाइड ने बंगाल फतेह करा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझ में आती है कि क्या रणनीति कितनी महत्वपूर्ण है। रणनीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए ना, अगर हम महाभारत की बात करें कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत विशाल थी, बहुत शक्तिशाली थी। इतनी शक्तिशाली सेना को जब पांडवों के सामने लड़ाया गया, वो धराशायी हो गए। क्यों? क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई गई थी। तो अगर आप योजना तरीके से, ये एक बहुत अच्छी तैयारी से जुटेंगे तो पीएससी बहुत आसान लगने लगेगी। क्या करना है, यहां पॉइंट जरूर बोलिएगा कि करना क्या है। ठीक है, करना क्या है देखते हैं।
सबसे पहले पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित कर ले। देखिए देवेंद्र सर आपको क्या बोल रहे हैं, पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित कर ले। दो भागों में विभाजित करने से मेरा मतलब है कि एक वो विषय रखेंगे आप, एक वो विषय रखेंगे जिसमें आप एमसीक्यू लगाएंगे, वो विषय जिसमें आप एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव्स लगाकर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, और एक वो विषय रखेंगे आप, इनमें वो विषय में बांटा जाएगा जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे मतलब एक वो विषय जिनको आप एमसीक्यू की सहायता से कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप एमसीक्यू से कर सकते हैं और किन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एमसीक्यू से आप क्या क्या कर सकते हैं, आयोग कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए इंपॉर्टेंस कम नहीं है, आयोग और कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस कम नहीं है, पर फिलहाल एक मंथ में क्या करें वो मैं आपको बता रहा हूं। आयोग को आप कंप्लीट कर सकते हैं एमसीक्यू के द्वारा, कंप्यूटर को कंप्लीट कर सकते हैं, रोबोटिक्स हो गया। अब रोबोटिक्स में क्या है, मतलब आपकी यूनिट 9 की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट 10 की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट 9 यूनिट 10, ठीक है। आप इसे या कंप्यूटर की बात करें जिसमें हमने ई गवर्नेंस की बात करी है, तो ये सब आप एमसीक्यू के द्वारा इसे लगा सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं इतिहास की बात करूं, ये जो मेजर सब्जेक्ट अभी मैं बताऊंगा उसमें भी मेजर और माइनर में भी आपको बांटना है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आप किन के एमसीक्यूज लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो टॉपिक उठा लीजिए, वो टॉपिक उठाएंगे आप, वही टॉपिक लेंगे जिसमें आपका मन कम लगता है, आपका मन पढ़ने में कम लगता है, पढ़ने में कम लगता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको लगता है कि यार ये सर ये सब्जेक्ट पढ़ने में हमें मजा नहीं आता, तो उसके एमसीक्यूज लगा लो। बेटर है उसको बेमन से पढ़ने के बजाय आपको क्या करना है, उसके एमसीक्यूज लगा लो। मेरा ये मानना है, एक पर्सनल व्यू बता रहा हूं कि अगर कोई सब्जेक्ट में जैसे कंप्यूटर में मन नहीं लग रहा तो क्या करें, आप उसका एमसीक्यू लगा ले। आयोग में मन नहीं लग रहा कि बहुत एक जैसा लग रहा है तो एमसीक्यू लगा ले। जिस सब्जेक्ट में आपका मन कम लग रहा है, ये होंगे ऐसे एक दो सब्जेक्ट आपके, तो उनके एमसीक्यूज ज्यादा लगाइए, ठीक है। और डिटेल में उन्हें पढ़ना है, डिटेल में उन्हें पढ़ना है जो सब्जेक्ट के आप एमसीक्यू नहीं लगा रहे। अब यहां आपने डिसाइड कर लिया कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जिनको आपको एमसीक्यू में उतारना, जैसे मैंने आयोग बता दिया, कंप्यूटर बता दिया, यूनिट 9 बता दी, ठीक है, पर्यावरण हो गया, इनके एमसीक्यूज लगा सकते हैं। फिर डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में आपको सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा पढ़ना है। डिटेल में आप क्या करेंगे, मध्य प्रदेश को जितना पढ़ सकें उतना कम लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो मध्य प्रदेश की तो यहां अथाह सागर है, जितने आपने लोटे भरे, जितने अपने शरीर पे डाले उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा। तो यहां पर डिटेल में सबसे तगड़ा क्या बता रहा हूं मैं आपको, सबसे तगड़ा आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश। आपको क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश का इतिहास हो, भौगोलिक संरचना हो, यहाँ की राजनीति हो, यहाँ की अर्थव्यवस्था हो, यहाँ की कृषि हो, जलवायु, जितने भी कॉलम मध्य प्रदेश के जितने भी विषय बनते हैं सबको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मध्य प्रदेश पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, डिटेल में करना पड़ेगा। इसके अलावा डिटेल के लिए आप करंट भी बहुत अच्छे से देखेंगे। दोस्तों होता क्या है कि लोग करंट पे इतना ध्यान नहीं देते, करंट भी आपको बहुत अच्छे से, करंट में मतलब जैसे वन लाइनर है तो उसको थोड़ा सा ध्यान, करंट बहुत जल्दी से दिमाग से मिस आउट हो जाता है। तो क्या करें, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसका फोटो देख लें, उसका एक पिक देख लें, तो दिमाग में उतर जाता है। जैसे मैं किसी खिलाड़ी की बात कर रहा हूं तो खिलाड़ी ने ये कप जीता या खिलाड़ी ने ये ओपन जीता, तो अगर आपने देखा कि नोवाक जोकोविच ने ये वाला ओपन जीता तो उसका फोटो देख लें, उनकी डिटेल देख लें कि किस जगह से हैं, कितने टाइटल जीत चुके हैं। तो इससे क्या है, जब भी आप करंट पढ़ते हैं तो करंट पढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है, करंट को सिर्फ वन लाइनर के हिसाब से ना पढ़ें, करंट को आप थोड़ा सा डिटेल में जाइए। डिटेल में आते हैं तो करंट क्या होता है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। ये आपको याद रखें। तो मध्य देश को डिटेल में पढ़ना है, करंट अफेयर्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइंस जो है ये भी बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या होता है, लोग साइंस को अवॉइड करते हैं कि नहीं यार सर नहीं बन रहा, हम कॉमर्स सेक्शन के, तो ये बहानेबाजी तो आप छोड़ दीजिए। साइंस का नहीं बन रहा तो एमसीक्यू तो आपको लगाना ही है। अब साइंस ऐसा विषय कि एमसीक्यू में समझ में नहीं आता, इसलिए आप साइंस को 3 पोर्शन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो फिजिक्स को भी आप उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स, हीट, लाइट, वेव्स, इस तरह से बांटते चलें और एक एक टॉपिक करें।
सबसे सिंपल बात है, इसमें आप कोशिश करें कि एक दिन में आपके 1 या 2 टॉपिक हो जाए, अगर वीक है तो, अगर वीक है आपका साइंस, एल्स नहीं तो आपका अगर ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो आपको सीधे उसके एमसीक्यू लगाना है। इसलिए डिटेल वाले सब्जेक्ट में आपको याद रखना है। यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर करंट, मध्य प्रदेश और आपको साइंस को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। और एमसीक्यू तो हमने पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट लिया। वे सब्जेक्ट जो हमें कम इंटरेस्टिंग लग रहे थे उसे हमने एमसीक्यू में डाल दिया, वे सब्जेक्ट जो हमें पढ़ने में बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे उसे हमने डिटेल्स में डाल दिया। तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपके जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं वो आप डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे, और जिनमें आपका मन नहीं लग रहा तो आप एमसीक्यूज के लगा लीजिए। तो क्या होगी, एमसीक्यू लगाने से मन नहीं लगने पर भी आपको क्वेश्चंस याद रह जाएंगे। ये वाली हमारा एक पहला मंत्र था। ये मंत्र 1 नंबर का है, आपको याद रखना है। ये वो उन लोगों के लिए मंत्र है जो कह रहे सर हमको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, सर हमको ये सब्जेक्ट बनता नहीं बनता ना, एमसीक्यू लगा लीजिए। जिसमें मन लग रहा है उसको डिटेल में पढ़िए। अगला देखते हैं मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। दोस्तों अगर मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करूं, बड़े सब्जेक्ट, तो ये क्या है, जैसे इतिहास हो गया, नो डाउट बहुत बड़ा है। अब इतिहास में वो भारत का इतिहास और अपने मध्य प्रदेश का इतिहास डालते हैं, बड़ा सब्जेक्ट है। जियोग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट जाता है, ये बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम भूगोल बोलते हैं। अब भूगोल में तो ये विश्व का भूगोल भी डालते हैं, भारत का भूगोल भी डालते हैं, मध्य प्रदेश का भी भूगोल डालते हैं, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। तो इतिहास तो है ही सबसे बड़ा, उसके बाद भूगोल हो जाता है। फिर इसमें साइंस भी डालूंगा मैं, साइंस इसमें भी आएगा। साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं इनको हम मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इतने बड़े हैं कि 1 महीने में तो ये होने से रहे, तो क्या करना है आपको, 1 महीने में पूरे सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने की बजाय अब आप क्या करेंगे, मेजर के लिए क्या करना है, एक बहुत अच्छी टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूं, आपको अच्छी भी लगेगी। अब आप क्या करें, मेजर सब्जेक्ट को पढ़ने के बजाय डिस्कस कर लें। बहुत अच्छा एक टॉपिक बता रहा हूं। जैसे क्या करें, अगर आपके पास कोई आपका मित्रगण है, या आप जैसे गांधी एरा उठा लिया, आपने स्वतंत्रता संग्राम उठा लिए, ये इतिहास की बात कर रहा हूं, या आपने गौतम बुद्ध उठा लिया, महावीर जैन साहब को उठा लिया, तो इनको थोड़ा सा डिस्कस करें कि यार इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, किस नदी के किनारे, किस पीपल, कौन सा वृक्ष था, पीपल था, बरगद था, इस तरह से आप क्या डिस्कस कर लें। तो ये जो चीजें हैं, ज्योग्राफी को आप मैप से बहुत अच्छे से रीड आउट करिए। सबसे बढ़िया ज्योग्राफी का रिवीजन आपको मैप से करना है। फटाफट वर्ल्ड मैप खोलिए, फटाफट इंडियन मैप खोलिए, बहुत अच्छे से। मध्य प्रदेश कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का नक्शा आपके पास होना चाहिए, और नक्शे से जितने भी नोट्स, हमारे वहाँ जितनी एक्सपर्ट्स फैकल्टीज हैं उन्होंने आपको नक्शे से ही पढ़ाया, चाहे ज्योग्राफी के मेरे लेक्चर्स हों, नरेंद्र सर के हो या विकास सर के हों, तो सबने क्या आपको ज्योग्राफी बड़े मैप से ही पढ़ाई है। तो मैप्स रीडिंग आपको करना है, तो ज्योग्राफी का रिवीजन बहुत प्यारे तरीके से होता है। बस मैप देखिए तो बहुत आसानी से ये बड़ा मेजर सब्जेक्ट निपट जाता है। इतिहास में मैंने आपको कहा जितना कहानी किस्सों में इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। कहानी किस्सों में सुनिए, कहानी किस्सों में पढ़िए, बहुत अच्छे से याद रह जाता है, और इसको डिस्कस करिए। इतिहास पढ़ने का तरीका, इसको डिस्कस करिए। साइंस में आपको वो साइंस उठाना है जो अप्लाइड है। अप्लाइड मतलब जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, कि दूध का दही बन जाना, जो हीलियम होता है उसका फुग्गारे अपने इसमें बलून्स में क्यों भरे जाते हैं, ये सारी चीजें, कि फुग्गे वगैरह में क्यों भरा जाता है, या फिर जितने बेसिक एग्जाम्पल, इसमें भी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पर पूछा जाता है कि केमिस्ट्री में वो ऐसे तथ्य पूछते हैं कि इसका इसमें परिवर्तन हो गया। यहाँ डिटेल होती है, फिजिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है, फिजिक्स डिटेल में जाता है, और बायो बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है। केमिस्ट्री के वो फैक्ट्स ज्यादा पूछते हैं, केमिस्ट्री में फैक्ट आएंगे, तो फिजिक्स और बायोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से करना है। अलग अलग बुक से या जो लेक्चर्स विनर्स की तरफ से डले हैं उन लोगों का आप अच्छे से उन लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, नो डाउट अबाउट इट कि पॉलिटी को आपको अगर रिवाइज करना है तो सबसे पहले इसके आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसको 2 भागों में बांट दीजिए दोस्तों, एक तो एक्ट जो बनने के पहले थे, और दूसरे आर्टिकल्स। अगर आपको शॉर्ट में निभाना है तो एक्ट कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स कर सकते हैं। तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक्ट का हो जाएगा, और एक आर्टिकल्स। तो संविधान के पहले, तो संविधान बनने के पहले कुछ एक्ट थे, उसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कंपनी एक्ट बोल सकते हैं और क्राउन एक्ट। कंपनी एक्ट मतलब
कंपनी के यहाँ आने से पहले जितने भी एक्ट, मतलब कंपनी के कितने भी एक्ट थे वो कंपनी एक्ट में चले गए, और उसके अलावा जो जब क्राउन शासन स्थापित हुआ उसके बाद 1858 से जितने भी एक्ट आए उनको क्राउन एक्ट बोलते हैं। तो आपको एक्ट को भी दो भागों में बांट लेना है, कंपनी के एक्ट और क्राउन एक्ट, दैट मीन्स। और उसके बाद जब आप संविधान के फॉर्मेशन की बात करते हो तो आपको आर्टिकल्स को रिवाइज करना है। तो मेजर सब्जेक्ट्स में आपके इतिहास, भूगोल, साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनको आपको मजबूत करना। और इसमें लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो फिर से मैं आपको बोलूंगा, मध्य प्रदेश बहुत आईएमपी है, फिर से बोल रहा हूं, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। मध्य प्रदेश आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा तरीके से। तो मेजर सब्जेक्ट को थोड़ा पहले कर ले। मेजर सब्जेक्ट को आप कह रहे हैं, जैसे आप 19 मई है ना, तो 19 मई से लेकर आप इसको कर ले लगभग 10 जून तक। इसको ज्यादा समय दूंगा, 20 दिन आप इसको दें। तो आज से ही आप ठान लें, आज ये लेक्चर जो है आप इसको देखने के बाद कि आप 19 मई से 10 जून तक आप मेजर सब्जेक्ट्स कर लें, ठीक है। और 10 जून से आप 18 जून तक, ठीक है, या 17 जून तक भी ले सकते हैं। मैं बताऊंगा कि अंतिम दिन क्या करना है। आप क्या करें, माइनर सब्जेक्ट लें। अब जो माइनर सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, जैसे एक्ट हो गए, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, पर्यावरण हो गया, ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, ई गवर्नेंस हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, पर्यावरण, कंप्यूटर यूनिट्स जो 8, 9, 10 है, इनको आप माइनर सब्जेक्ट में लें। ये ऐसे सब्जेक्ट की जल्दी से भूल जाते हैं, तो इनको आप एग्जाम के कुछ 10 दिन पहले रिवाइज कर ले। 10 दिन हमने दिए, मतलब 8 से 10 दिन, 10 जून से 18 जून तक आप इसको रिवाइज कर लें। तो माइनर सब्जेक्ट्स को आप एक लाइट वे में पढ़ना है, और मेजर सब्जेक्ट को आपको डिटेल में, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको बताई दी है कि नॉट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आपका आएगा मध्य प्रदेश। आपको याद रखना, बहुत आईएमपी है मध्य प्रदेश, बहुत आईएमपी है। फिर हमने साइंस बताया, इतिहास बताया, आपको ज्योग्राफी बताया, भूगोल और कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी अलग अलग एक्ट में और आर्टिकल में, उसमें भी कंपनी के एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट आपको 19 मई से 10 जून तक पढ़ना। फिर माइनर आपको एक सरसरी निगाहों से एक बार फिर से, क्योंकि इसके एमसीक्यू हम लगा रहे हैं, इसके एमसीक्यू तो हम लगाएंगे, ये आपको करना है। अभ्यास का महत्व बहुत है, ठीक है। 12th फेल जो आप लोगों ने अनुराग पाठक साहब की जो कहानी है वो जरूर देखी होगी, हारा वही जो लड़ा नहीं। सीधी सी बात है, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर लड़ रहे हो तो हारोगे नहीं। अब सीधी सी बात है, अभ्यास का महत्व क्या है, आपको क्या करना है, FLT लगानी है, डेली FLT लगाइए भैया। आप कम से कम 15 FLT लगाइए, तो 15 × 100 कितने हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपको करना ही है, ये मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं बता रहा हूँ। 15 × 100 1500 क्वेश्चन, और उसके बाद यूनिट वाइज भी, यूनिट वाइज 10 यूनिट के कम से कम 10 टेस्ट लगाए, फुल लेंथ टेस्ट। तो इसके कितने हो गए, 10 × 100 क्वेश्चन, दैट मीन्स 1000। तो 1000 प्रश्न आपके यूनिट वाइज हो गए, और FLT आपकी हो गई 15 टेस्ट। तो ये हम लोग तो दे ही रहे हैं, हम लोगों ने जो फ्री टेस्ट दिए थे वो भी आपको लगाना, और जो हमने पेड कर दिए हर अल्टरनेट डेज हम ले रहे हैं। तो आपके 30 दिन में 15 FLT के तो गारंटी हमारी हो गई। विनर्स की ओर से ये आपको 299 रुपए में प्रोवाइड किया ही जा रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। एल्स आपको कोई और करना तो कल ही पर, ये हमने बहुत अच्छे से मेहनत से बनाए, तो आपका काम हो जाएगा। यूनिट जितने यूनिट वाइज हमने टेस्ट लिए उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अभ्यास से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात होती है, इससे अच्छी प्रैक्टिस होती ही नहीं है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप वनडे खेल रहे हैं, आप T20 खेल रहे हैं, भाई आप नेट पे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, पर जो एग्जाम प्रेशर होता है, जो मैच प्रेशर होता है, वो रियली होता है। तो वही बंदा परफॉर्म करेगा जिसने मैच खेले हैं। तो सीधी सी बात है, आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे आपकी तैयारी उतनी ज्यादा पुख्ता होगी, उतनी ज्यादा मजबूत होगी। तो आपको क्या करना है, अभ्यास क्या करना है, बहुत ज्यादा अभ्यास करना है। FLT कम से कम 15 हो जाएगी, कोई इतना बड़ी बात नहीं, अभी 1 महीना है। और यूनिट 10, वो पढ़ाई के अलावा जितना मैं चीजें बता रहा हूं उसके अलावा आपको टेस्ट लगाना है। तो कम से कम आपके 4 घंटे तो आपको आपके जीवन में अभी चाहिए। अभी आप आज से ही 4 से 5 घंटे, 4 दे रहे हैं कम लगेंगे, 6 दे रहे हैं बहुत वेल एंड गुड बोलूंगा, 6 से 7 घंटे जरूर दें। अंतिम समय है, 1 महीना बचा है, तो 4 से 5 घंटे जरूर पढ़ाई करें, और जैसे ही मूड फ्रेश हो जाता है फिर FLT लगाने बैठ जाए। तो जो पढ़ने का बोल रहा हूं, इसके पहले वाली स्लाइड में जो बताया वो आपको पढ़ना ही है, उसके बाद FLT अलग से लगेगी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। FLT 15 लगानी है, यूनिट वाइज जो टेस्ट है 10 यूनिट के 10 टेस्ट लगाने आपको, ये आपको 1000 क्वेश्चन इसके करना है।
क्या करें क्या ना करें, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या करें, मतलब आप बताइए क्या करें, समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपको रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहें, घबराएं नहीं, आपको घबराना नहीं है भैया, आप रिलैक्स रहें एकदम, के पीएससी है ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहें, जितना कूल रह सकते हैं उतना कूल रहें, कूल रहें भैया, आराम से, इत्मीनान से, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये भाव रखें। ठीक है, ये भाव आपके मन में रखें कि मैं कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं एमपीपीएससी, ये भाव आपको रखना ही है। बहुत एमपी क्या ना करें, क्या ना करें, ये तो क्या करें ये जरूर है, क्या ना करें ये जरूर लिख देता हूं कि क्या नहीं करना है, इसको रेड वाले बॉक्स में, टेंशन नहीं लेना, टेंशन ना ले, ठीक है। दूसरा, औरों की बातों में ना आए, औरों की बातों में ना आए, आयोग फर्जी है, आयोग एग्जाम नहीं करवा रहा, ये सब छोड़ दें, ये नहीं सोचना है, आयोग एग्जाम नहीं करवा रहा, आयोग तो बहुत लेट रिजल्ट आता है, ये भाव अपने मन में से निकाले, क्योंकि ये भाव जब आपके मन में आ जाता है तो आपकी तैयारी कमजोर हो जाती है कि अरे अभी तो 19 का रिजल्ट नहीं आया, अरे 18 के साथ ही हो गया, अरे 17 के रिजल्ट के साथ हो जाए, अरे वो सबको जाने दीजिए, आप अभी आप 19 को फोकस करिए। आप लिटरली अगर मन से दिल से तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जो बहुत दिल से तैयारी करता है उसका ऊपर वाला भी साथ देता है, तो मैं यही सोच रखता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करें तो इन सारी चीजों को अवॉइड करें, टेंशन ना लें। वो जो आपको लोग स्टोन मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन, आपको पत्थर मार मार के बोलते हैं या चूपते हुए बाण जैसे शब्द कहते हैं कि क्या हुआ, इतने दिन हो गए, इतने साल आपने दे दिए पीएससी को, अभी तक तो आपका कुछ नहीं हो रहा, तो उनको बोलने दीजिए, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये वही लोग हैं जो आपको पहले डिमोटिवेट कर रहे हैं, मगर जब हो जाएगा तो ये आपको मोटिवेट करेंगे। पहले चीजें जो लोग, जब आप कुछ नया करते हो ना तो लोग आपके ऊपर, लोग उसको रोकते हैं, आप हंसते हैं आप पर, फिर धीरे धीरे आपको देखते हो, जब आप बन जाते हैं तो फिर आपको फॉलो भी करते हैं। तो ये वाला फंडा रखिएगा, क्या नहीं करना है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, औरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है जो आपको पढ़ाई से दूर ले जा रहे हैं। आयोग क्या कर रहा है, आयोग की क्या स्थिति है, रिजर्वेशन कितना होगा, मेरा ईडब्ल्यूएस में होगा कि नहीं, मैं ईडब्ल्यूएस के पीछे परेशान हो रहा हूँ, मेरे को आरक्षण इतना मिलेगा कि नहीं, अरे इन सब बातों के लिए अब समय गया, अब ये सब बातें पहले सोचना थी, अभी आप नहीं सोच सकते, अभी आपको फुल ऑन 19 तारीख को फोकस करके पढ़ाई करनी है। तो देवेंद्र सर आपको बार बार यही बोल रहे हैं कि अब ये सब बातों का समय चले गया, आखिरी एक मंथ में ये सब बातें नहीं सोचना है आपको कि आयोग का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या कर रहा है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और क्या करना है, रिलैक्स रहें, कूल रहें, ठीक है, रिफ्रेश रखें अपने आप को, रिफ्रेश रखें। अब रिफ्रेश रखें मतलब आपको जो समय मिले तो थोड़ा सा जो आपको चीजें पसंद है, जैसे गाने सुनना, गाने सुनते रहिए, उससे क्या मन जो है आपका थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। अब बीच बीच में लगे तो आप थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स देख सकते हैं या मोटिवेशनल वीडियोस, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको रिफ्रेश रखने के लिए आपको क्या करना है, मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, ठीक है, लेक्चर्स हो गए, या फिल्म्स भी देख सकते हैं, मोटिवेशनल फिल्म्स वगैरह देख सकते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, फिर वापस से पढ़ाई में बैठ जाए। रिफ्रेश करने के लिए ज़्यादा लंबा समय ना लें, पढ़ाई के बीच के दौरान हल्का फुल्का सा एक गैप बनता है, चाय अगर आपको पसंद है या आपको कोई और चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि जो आपका मूड फ्रेश कर देती है, गाने सुनने से आपका मूड फ्रेश हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्या क्या करना है, रिलैक्स रहें, कूल रहें, रिफ्रेश रखें अपने आप को, मोटिवेटेड रहें, मोटिवेशनल वीडियोस, शॉर्ट रील्स जो हम लोग बनाते हैं आप वो भी देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, लेक्चर्स देख सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं। क्या नहीं करना है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना, औरों की बातों में ध्यान नहीं देना। आयोग एग्जाम ले रहा है, डिले तो नहीं हो जाएगी, कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, ये सब बातों का आपको ध्यान नहीं देना है, ये बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। उन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है जो आपको एमपीपीएससी से दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का हमेशा साथ देना जो आपके साथ डिस्कस करके आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो रही है, उन लोगों को अपने पास रखना चालू कर दीजिए। आखिरी दिन क्या करना है, आखिरी दिन बहुत होता है कि सर 19 जून की सुबह क्या करें,
19 जून की सुबह को क्या करें। देखिए 19 जून की सुबह से लेकर मैं थोड़ा 18 की नाइट बताऊंगा। 18 जून की रात को क्या करना है आपको। 18 जून की रात में आप शाम को ही आप क्या करें, शाम को 5 बजे से रिलैक्स हो जाए। 5 बजे से रिलैक्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 बजे से आप 5-6 बजे से पढ़ना बंद कर सकते हैं, कोई हवा नहीं। अब एक रात में कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या, पहले तो संयम रखें, बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाए कि नहीं यार अब कल एग्जाम है, अब टेंशन नहीं लूंगा, जितना हो गया है उतना करके आऊंगा। कॉन्फिडेंस रखें, एक अपने अंदर एक आत्मविश्वास जलाएं कि यार जितना हो गया है ना, अब इसमें से आएगा तो मैं कर दूंगा, अब नया नहीं पढ़ूंगा। क्या होता है कि हम 18 जून को किसी ने बोल दिया नाइट में कि अरे तूने ये आयोग का ये वाला आयोग पढ़ा क्या, उसमें तो पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे। आपको रिलैक्स रहना, कोई बात नहीं, मैंने जितना पढ़ा है मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कर दूंगा, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे तो या उसमें से आएंगे तो मैं कर दूंगा। तो आपको 18 की रात से एकदम रिलैक्स हो जाना है, कहीं घूम फिर आइए, थोड़ा सा रिलैक्स है, माइंड से कल की एग्जाम का टेंशन निकाल दीजिए। माइंड से कल के एग्जाम का टेंशन निकाल दीजिए। अगर सेंटर आपके आसपास ही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर ये कर सकते हैं कि सेंटर नया है, देखा नहीं आपने, तो एक बार रात में सेंटर जरूर विजिट कराएं कि सुबह घबराए नहीं। अगर 18 जून को तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक बार सेंटर विजिट जरूर कर ले जहां आपको 19 जून को जाना है। क्योंकि क्या होता है, नया सेंटर रहता है, लोगों ने नहीं देखा रहता तो लोग घबराते हैं कि अरे मिल नहीं रहा। सेंटर थोड़ा सा पहले पहुंचे। 19 की सुबह को क्या करना है, कूल रहना है, आपको बार बार बोल रहा हूं। 19 की सुबह क्या करना है, अब आप 19 को पढ़ाई ना करें, 19 की सुबह से आप पढ़ाई ना करें, सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुंचे। सेंटर पे थोड़ा सा, जैसे 10 बजे के आसपास पेपर चालू होता है तो 9:30 बजे का रिपोर्टिंग होता है, तो आप 9 बजे 9:15 बजे उसके पहले ही जाने की कोशिश करें कि आराम से सेंटर पे पहुंच जाए, रिलैक्स रहें, कूल रहें, कोई भी चीज़ छोड़ी तो नहीं है, क्या क्या लगना है ये पूरी संपूर्ण जानकारी पहले निकाल लें। नहीं तो जब एग्जाम देने पहुंचते हैं उसके बाद लगता है कि यार ये चीज़ भूला है, वो चीज़ भूला है, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। 19 तारीख को जब आप दूसरा पेपर देने जाओगे ना, तो दोस्तों तो मैं तो ये कहता हूँ कि सेंटर पर ही रहें, ज़्यादा बेटर है। घर के पास में सेंटर आया है तो घर जाएँ, अन्यथा सेंटर पे ही रहें। डिस्कस करने की बजाय रिलैक्स रहें, कुछ भी करें पर सेंटर पे ही रहें, थोड़ा सा बैठ जाएं आप वहीं पर। क्या होता है कि जब आप वापस घर जाते हैं तो आपका एक माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो एग्जाम में 2 घंटे का गैप क्या होता है ना, कि जैसे टाइम आउट होता है आईपीएल में, आपने देखा कि एकदम से रिदम चेंज हो जाती है। तो आपको अपनी रिदम चेंज नहीं करना है, पहला पेपर जो था उसी रिदम से दूसरा पेपर भी देना है। इसलिए लोगों का सी सेट क्या छूट जाता है, 2 घंटे के गैप में वो रिलैक्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो पेपर में आलसी हो जाते हैं। वो आपको नहीं करना है। तो 19 कि जून को आपको क्या करना है, 19 तारीख को आप क्या करना है, आपको सेंटर पर जल्दी पहुंचना है। सेंटर में पहला पेपर होने के बाद वापस घर नहीं आना है। अगर घर दूर है तो बिल्कुल भी नहीं जाना, वहीं रहें, रिलैक्स रहें। पेपर डिस्कस ना करें, पहले पेपर को डिस्कस नहीं करना चाहिए दूसरे पेपर के पहले। दूसरे पेपर के लिए मूड ऑफ हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको बोले कि अरे यार उसका आंसर तो महात्मा गांधी था, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा दिया, आपको सोचना ही नहीं है। पहला पेपर हो गया, अब उसके होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। आप दूसरे पेपर के लिए रिलैक्स रहें। तो आपको अंत भला तो सब भला, मतलब ये चीज याद रखनी है कि रिलैक्स रहना है दोनों पेपरों के पहले। इसलिए 19 की सुबह भी बड़े कूल रहे, किसने ये पढ़ा वो पढ़ा, जाने दीजिए दुनियादारी को। हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, मैं कर सकता हूं, मैं इसे निकाल लूंगा। तो ये आपको याद रखना है। ये हमारे कुछ मंत्र थे जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा है। हमने बताया दोस्तों कि आपको क्या करना है, कि बिना रण से रणनीति नहीं जीती जाती। और हमने रणनीति क्या बनाई है कि एक भाग में एमसीक्यू रख दिए, एक भाग में हमने डिटेल वाले सब्जेक्ट। एमसीक्यू में हमने वो रखे जो हमें अच्छे नहीं लगते या कम इंटरेस्टिंग लगते, उसके हमने एमसीक्यू लगा लिए। जो इंटरेस्टिंग लगते हैं उसको डिटेल में रख लिया, जैसे मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स, साइंस एंड अलग अलग सब। फिर मेजर सब्जेक्ट बांट दिए, माइनर सब्जेक्ट बांट दिए। मेजर सब्जेक्ट में भी क्या क्या पढ़ना है, और उसे 19 मई से लेकर 10 जून के बीच में पढ़ना है। 10 से 18 जून तक आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि ये भूल जाते हैं जल्दी से। फिर हमने देखा अभ्यास का महत्व है, एफएलटी जरूर लगाना है। यूनिट 10 टेस्ट तो जरूर लगाएं, आपको टेस्ट लगाना ही है, टेस्ट कंपलसरी है, टेस्ट लगाना ही है। 10 यूनिट टेस्ट के 10 टेस्ट, यूनिट के 10 टेस्ट, और एफएलटी आपको 15। फिर क्या करें, रिलैक्स रहें, कूल रहें, रिफ्रेश रहें, मोटिवेटेड रहें, टेंशन नहीं लें, आयोग के बारे में ना सोचें, औरों की बातों पे ध्यान ना दें। आखिरी दिन आपको कुछ नहीं करना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी है। सेंटर एक दिन पहले देख आए, ज़्यादा बेटर है। और सेंटर दो पेपर के बीच में जो गैप होता है उसमें आप सेंटर पे ही रहें, रिलैक्स रहें। बस यही मैंने बताया, इसमें कोई अलग से चीज़ नहीं। वीडियो ऑन डिमांड पीएससी प्री का ये आप देख लीजिएगा।
हमारा ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 1 जून से, तो हम आपको, अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको 1 जून से जरूर पढ़ाएंगे ऑफलाइन बैच, ठीक है। एमपीपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे ही आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा, आशा करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा इस सेशन को सुनकर। और जितने भी आपके डाउट है, इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, प्लीज़ डू कमेंट, आई विल रिप्लाई पर्सनली टू ईच एंड एवरी वन, दैट आई प्रॉमिस यू। तो देवेंद्र सर ने जो जो प्लान आपको बताया, जो रणनीति बताई, कितनी कारगर साबित हुई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई कमी आपको लग रही है कि सर हमारे को ये चीज़ में और दिक्कत है, वो भी आप जरूर बताइएगा। एल्स ऑल द बेस्ट फॉर यूर 19 जून एग्जाम, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।